एक वक्त के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी सिविलाइजेशंस सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो जाती है, जहां आसमान में गिरते हुए मिटियोर्स नहीं बल्कि हजारों टन भारी मैकेनिकल वॉरियर्स एक दूसरे को मिटाने के लिए लड़ते हैं। और फिर इसी यूनिवर्स के दूसरे कोने में एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा होता है जो 3 अलग अलग काइजूस के डीएनए से मिलकर बना है, जिसका एक ही मिशन है, हर उस चीज को खत्म कर देना जो उसके सामने आ जाए। अब जरा इमेजिन करो, अगर इन दोनों वर्ल्ड्स की बाउंड्री टूट जाए और सामने खड़ा हो एक तरफ साइबरट्रॉन का सबसे महान प्रोटेक्टर, वो वॉरियर जिसके नाम से डिसेप्टिकॉन्स तक कांप उठते हैं, और दूसरी तरफ पैसिफिक रिम का सबसे विनाशकारी बायोलॉजिकल वेपन मेगा काइजू। एक तरफ डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस और अरबों सालों की बैटल स्ट्रेटेजी, और दूसरी तरफ रो डिस्ट्रक्शन, कोलोसल साइज और अनस्टॉपेबल ब्रूट फोर्स। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। असली सवाल ये है कि अगर ये बैटल सच में होती तो क्या ऑप्टिमस प्राइम अपनी लीडरशिप और स्किल के दम पर इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक पाता, या फिर मेगा काइजू की बेपनाह फिजिकल पावर उसकी हर वेपन को बेकार कर देती। अब कई लोगों का ये मानना होगा कि मेगा काइजू के सामने ऑप्टिमस प्राइम भला क्या ही टिक पाएगा। वहीं कुछ का अभी भी ये मानना होगा कि ऑप्टिमस प्राइम के आगे मेगा काइजू कुछ नहीं। खैर, कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला हम आखिरी में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साइबरट्रॉन एक ऐसा ग्रह जो लोहे और मशीन से बना हुआ था, लेकिन इस मैकेनिकल दुनिया की सबसे खास बात उसकी बिल्डिंग्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि उस ग्रह का दिल था ऑलस्पार्क, वही कॉस्मिक एनर्जी सोर्स जिसने हर ट्रांसफॉर्मर को जीवन दिया। जब तक ऑलस्पार्क और बाद में उसकी जगह लेने वाला वेक्टर सिग्मा एक्टिव था, तब तक साइबरट्रॉन एक स्वर्ग से कम नहीं था। साइंस अपने चरम पर थी, सिटीज चमक रही थी, और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन जैसे अलग अलग फैक्शन के बीच पूरी तरह से जंग नहीं हुई थी। इसी साइबरट्रॉन पर एक आम सा साइबरट्रोनियन रहता था, ओरियन पैक्स। आज जिस ऑप्टिमस प्राइम को पूरी गैलेक्सी एक लेजेंडरी वॉरियर के रूप में जानती है, वो शुरुआत से कोई महान सोल्जर नहीं था। ओरियन पैक्स एक सोल्जर था, एक हिस्टोरियन था। उसे तलवार चलाने से ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट था। वो लेकोन के आर्काइव्स में काम करता था, और उसका मानना था कि नॉलेज ही किसी भी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक कैरिस्मेटिक और एम्बिशियस ग्लैडिएटर से, मेगाट्रोनस। बाद में इसी नाम को छोटा करके दुनिया ने उसे मेगाट्रॉन नाम से जाना। शुरू में ओरियन और मेगाट्रॉन दुश्मन नहीं थे, दोनों दोस्त थे। दोनों साइबरट्रॉन को बदलना चाहते थे, दोनों करप्शन खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। मेगाट्रॉन मानता था कि शांति सिर्फ ताकत से आती है, जो पावरफुल है वही रूल करेगा, जबकि ओरियन का मानना था कि लीडरशिप का मतलब लोगों की सेवा करना होता है, उन पर राज करना नहीं। यह आइडियोलॉजी धीरे धीरे उनकी दोस्ती को तोड़ने लगी। जब साइबरट्रॉन की काउंसिल ने मेगाट्रॉन की एक्सट्रीमिस्ट सोच को रिजेक्ट कर दिया, तब उसने डेमोक्रेसी छोड़कर वायलेंस का रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे उसने अपने फॉलोअर्स इकट्ठा किए, और वही फॉलोअर्स आगे चलकर डिसेप्टिकॉन्स बने। ओरियन पैक्स ने आखिरी बार मेगाट्रॉन को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर एक बार जंग शुरू हो गई तो साइबरट्रॉन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेगाट्रॉन ने अपनी पहली बड़ी मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी, और इसी पल से साइबरट्रॉन पर शुरू हुई वो सिविल वॉर जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सालों तक चलने वाली थी। लेकिन साइबरट्रॉन का भविष्य अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त एक शक्ति सब कुछ देख रही थी, प्राइमस। साइबरट्रॉन की माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग प्राइमस सिर्फ एक देवता नहीं था, वही क्रिएटर था जिसने ट्रांसफॉर्मर रेस को जन्म दिया था। जब उसने देखा कि साइबरट्रॉन बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, तब उसने एक फैसला लिया जो पूरी हिस्ट्री बदल देगा। उसने ओरियन पैक्स को चुन लिया। लीडर सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सैक्रिफाइस, विजडम और कंपैशन से मिलती है, और ओरियन में ये तीनों क्वालिटीज मौजूद थी। इसलिए ओरियन पैक्स को गया मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। ये सिर्फ एक रेलिक नहीं था, ये प्राइम लिनियज का सिंबल था। इसके अंदर पुराने सभी प्राइम्स की विजडम और स्पिरिचुअल एनर्जी समाई हुई थी। मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करते ही ओरियन पैक्स सिर्फ नाम से ही नहीं, हर मायने से बदल गया, और उसी दिन जन्म हुआ ऑप्टिमस प्राइम का। बात करें ऑप्टिमस प्राइम के पावर्स एंड एबिलिटीज की,
तो ऑप्टिमस प्राइम की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन उसकी असली पावर सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि उसके कंप्लीट कॉम्बैट सिस्टम में छुपी हुई है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगातार लड़ते लड़ते वो एक ऐसा वॉरियर बन चुका था जो बैटलफील्ड के सिचुएशन के हिसाब से पल भर में अपनी स्ट्रेटजी बदल सकता था। इसी वजह से उसने कई बार अपने से ज्यादा डेंजरस ओपोनेंट का भी सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके पास दो सिग्नेचर वेपन्स है, आयोन ब्लास्टर और एनर्जॉन स्वॉर्ड्स। आयोन ब्लास्टर दूर खड़े दुश्मन को हाई पावर एनर्जॉन ब्लास्ट से अटैक करता है, जबकि एनर्जॉन स्वॉर्ड क्लोज कॉम्बैट में उसकी सबसे खतरनाक वेपन बन जाती है। इन ब्लेड्स की कटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये हेवली आर्मर ट्रांसफॉर्मर को भी चीर सकती है। इसके अलावा ऑप्टिमस प्राइम का आर्मर उसे जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी देता है, जिसके वजह से वो पावरफुल एक्सप्लोजन और हैवी अटैक्स को भी झेल सकता है। लेकिन जिस चीज ने उसे दूसरे ऑटोबॉट से अलग बनाया है वो था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। ये सिर्फ लीडरशिप का सिंबल नहीं बल्कि पुराने सभी प्राइम्स का विजडम और स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स था। मैट्रिक्स ऑप्टिमस प्राइम को सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर बनाता है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सही फैसला ले सकता है। और जब इन पावर्स के साथ उसका बैटल आईक्यू और मिलियंस ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, तब ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन का सबसे खतरनाक योद्धा बन जाता है। लेकिन किसी भी वॉरियर की असली पहचान उसकी पावर से नहीं बल्कि उसकी फीट से होनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज में ऑप्टिमस प्राइम ने कई ऐसे काम किए हैं जो उसकी स्ट्रेंथ का सबूत देते हैं। उसने कई बार मेगाट्रॉन को सीधे कॉम्बैट में टक्कर दी और कई बैटल्स में उसे हराया भी है। इंसेक्टिकॉन्स जैसे डेंजरस क्रिएचर को भी उसने काफी आसानी से खत्म किया है। डिसेप्टिकॉन्स के सामने भी वो कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट तब आया जब यूनिकॉर्न ने अर्थ को अपना नया बॉडी बनाकर जगना शुरू कर दिया। ये थ्रेट किसी भी आर्म ट्रांसफॉर्मर के कंट्रोल से बाहर था। उस वक्त ऑप्टिमस प्राइम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की पावर का इस्तेमाल करके यूनिकॉर्न के डार्क इन्फ्लुएंस को रोक दिया और पूरी दुनिया को तबाही से बचा लिया। ये फेट्स दिखाती है कि जरूरत पड़ने पर ऑप्टिमस प्राइम फिजिकल लेवल पर ही नहीं बल्कि उससे कहीं बड़े थ्रेट का भी सामना कर सकता है। अब बात करें मेगा काइजू की, तो जहां ऑप्टिमस प्राइम का जन्म एक प्रोटेक्टर के रूप में हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा क्रिएचर भी था जिसे कभी हीरो बनने के लिए बनाया नहीं गया था। उसका हर एक सेल, हर इंस्टिंक्ट और उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ एक ही काम के लिए था, विनाश। पैसिफिक रिम की दुनिया में काइजूस कोई नेचुरल मॉन्स्टर नहीं थे। उन्हें प्रीकर्सर्स नाम की एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने बायो वेपन्स के रूप में क्रिएट किया था। उनका प्लान बहुत सिंपल था, काइजूस को अर्थ पर भेजो, इंसानों की सिविलाइजेशन को खत्म करो और फिर इस प्लेनेट को अपने कब्जे में ले लो। लेकिन पहली काइजू वॉर में जब ह्यूमंस ने येगर की मदद से उनके कई पावरफुल काइजूस को मार दिया और ब्रीच को सील कर दिया, तब प्रीकर्सर्स को समझ आ गया कि सिर्फ एक नॉर्मल काइजू से अब काम नहीं चलने वाला। उन्हें एक ऐसे मॉन्स्टर की जरूरत थी जो पहले आए हर काइजू से ज्यादा पावरफुल हो। इसी सोच से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। फाइनल बैटल के दौरान 3 अलग अलग कैटेगरी वी काइजूस, राइजिन, हकूजा और श्राइकथॉर्न एक साथ बैटलफील्ड में उतर गए। पहली नजर में ये 3 अलग अलग मॉन्स्टर लगते थे, लेकिन असल में यह प्रीकर्सर्स की फाइनल स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। जैसे ही इनमें से 2 काइजू मरे, उनके शरीर के अंदर मौजूद जेनेटिक फ्यूजन मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। कुछ ही पलों में उनके सेल एक दूसरे से जुड़ने लग गए और तीसरे काइजू के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया क्रिएचर पैदा हुआ और इसी तरह जन्म हुआ मेगा काइजू का। ये सिर्फ काइजूस का कॉम्बिनेशन नहीं था, इसके अंदर तीनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बायोलॉजिकल एडेप्टेशन एक ही बॉडी में आ चुकी थी। इसलिए मेगा काइजू पहले आए किसी भी सिंगल काइजू से कहीं ज्यादा डेंजरस बन गया। बैटलफील्ड पर आते ही उसने यह साबित कर दिया कि उसका साइज लगभग 128 मीटर लंबा और हजारों टन भारी ये मॉन्स्टर हर कदम के साथ बिल्डिंग्स को गिरा सकता था। लेकिन सिर्फ बड़ा होना ही उसकी ताकत नहीं था। मेगा काइजू की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि उसने कुछ ही अटैक्स में पावरफुल येगर को पीछे धकेल दिया। उसके मैसिव आर्म्स और टेल्स हर स्ट्राइक में इतनी फोर्स जनरेट करते थे कि स्टील से बने जायंट रोबोट्स भी बैलेंस खो देते थे। इसके अलावा उसका थिक बायोलॉजिकल आर्मर उसे हैवी मिसाइल्स और डायरेक्ट इम्पैक्ट के खिलाफ काफी रेसिस्टेंट बनाता था। उसके शरीर में तीनों काइजूस की खास एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन था। इसी वजह से वो क्लोज कॉम्बैट में बहुत डेंजरस बन गया। चाहे पंच हो, बॉडी चार्ज हो या टेल अटैक, हर मूव का ऑब्जेक्टिव सामने वाले को सीधा क्रश कर देना था।
लेकिन किसी भी मॉन्स्टर की पहचान उसके बैटलफील्ड परफॉर्मेंस से होती है। फाइनल बैटल में मेगा काइजू ने जिप्सी अवेंजर, गार्डियन ब्रावो, सेबर अथीना और दूसरे येगर को एक साथ प्रेशर में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में उसने बैटलफील्ड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसके अटैक्स इतने पावरफुल थे कि एडवांस येगर भी उसके सामने स्ट्रगल करने लगा। अगर ह्यूमन के पास लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटजी ना होती तो शायद उस दिन अर्थ का फ्यूचर ही बदल जाता। लेकिन इतनी बेपनाह पावर के बाद भी मेगा काइजू बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी उसका बैटल आईक्यू। मेगा काइजू एक इंटेलिजेंट कमांडर नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट पर चलने वाला बायोलॉजिकल वेपन था। वो प्लानिंग या स्ट्रेटजी से ज्यादा ब्रूट फोर्स पर भरोसा करता था। इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट उसके अटैक पैटर्न्स को समझकर उसके खिलाफ प्लान बना सकते थे। और इसकी दूसरी वीकनेस उसका जायंटिक साइज ही था। जो साइज को उसकी ताकत मानी जा रही है, शायद ये उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। वो बात अलग है कि साइज उसकी स्ट्रेंथ जरूर बढ़ाता है, लेकिन उसकी स्पीड और एजिलिटी को कम भी कर देता है। इसी वजह से फास्ट और हाईली स्किल्ड ओपोनेंट उसके अटैक से बार बार बचकर उस पर दोबारा अटैक कर सकते थे। पर क्या ऑप्टिमस प्राइम मेगा काइजू के हर अटैक से बच पाएगा? और क्या ऑप्टिमस प्राइम की फुर्ती मेगा काइजू के खिलाफ काम आ पाएगी? क्योंकि दोनों की कहानी लगभग हम जान चुके हैं, दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को भी हम जान चुके हैं। पर बैटलफील्ड में किसकी जीत होगी, ये अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉ स्ट्रेंथ की। इस कैटेगरी में मेगा काइजू की एडवांटेज साफ साफ दिखलाई दे रही है। उसका साइज ऑप्टिमस प्राइम से कई गुना बड़ा और उसका हर पंच हजारों टन की फोर्स जनरेट करता है। उसने मल्टीपल येगर को एक साथ पीछे धकेल दिया था। अगर सिर्फ फिजिकल पावर की बात हो तो ऑप्टिमस प्राइम उस लेवल की ब्रूट फोर्स नहीं दिखाता। लेकिन बैटल सिर्फ स्ट्रेंथ पर नहीं जीती जाती। अगली कैटेगरी है स्पीड और एजिलिटी की, और यहाँ पूरा गेम बदल जाता है। ऑप्टिमस प्राइम अपने साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो लगातार डॉज कर सकता है, जंप कर सकता है और क्लोज कॉम्बैट में अपनी पोजीशन तुरंत बदल लेता है। दूसरी तरफ मेगा काइजू के अटैक्स बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसका बड़ा साइज उसे कंपैरेटिवली स्लो बना देता है। अगर ये दोनों आमने सामने लड़ते हैं तो ऑप्टिमस प्राइम के पास मेगा काइजू के हैवी अटैक से बचने के लिए काफी मौके होंगे। यहाँ तक कि उन मौकों में ये मेगा काइजू पर हमला भी कर सकता है। पर बात करें दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तो मेगा काइजू का बायोलॉजिकल आर्म बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मिसाइल्स, येगर पंचेस और हैवी इम्पैक्ट्स उसके लिए काफी हद तक बियरेबल थे। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम ने अपनी जर्नी में काउंटलेस एक्सप्लोजन्स, एनर्जॉन वेपन्स और मेगाट्रॉन जैसे ओपोनेंट के अटैक सर्वाइव किए हैं। यहाँ दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरेबल है, लेकिन मेगा काइजू का साइज और आर्मर उसे थोड़ा एडवांटेज देता है। अब आती है वो कैटेगरी जो शायद इस पूरी फाइट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, बैटल आईक्यू और एक्सपीरियंस। यहाँ ऑप्टिमस प्राइम का डोमिनेशन शुरू हो जाता है। मिलियंस ऑफ इयर्स की वॉर एक्सपीरियंस ने उसे एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया है। वो सिर्फ अटैक नहीं करता बल्कि ओपोनेंट को ऑब्जर्व करता है, उसके वीकनेस ढूंढता है और फिर उस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग बनाता है। मेगा काइजू के पास इंस्टिंक्ट तो बहुत पावरफुल है, लेकिन टैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं। वो ब्रूट फोर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। अगर बैटल लंबी चली तो हर गुजरते मिनट के साथ ऑप्टिमस प्राइम का एडवांटेज बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं वेपन्स। इस कैटेगरी में भी ऑप्टिमस प्राइम काफी आगे निकल जाता है। एनर्जॉन स्वॉर्ड्स, आयरन ब्लास्टर और क्लोज रेंज कॉम्बैट मास्टरी उसके पास ऑलरेडी है। जरूरत पड़ने पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी उसके पास है। वहीं मेगा काइजू के पास सिर्फ अपना शरीर ही वेपन है, और जब सामने वाला ओपोनेंट इतना स्किल्ड हो तो ब्रूट फोर्स काफी नहीं होता। इसलिए इस बैटल का विनर हो ऑप्टिमस।